कराची के बाद लाहौर का पहला नंबर है जहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। लाहौर में हार्डली कोई ऐसा मंशियात फरोश होगा जो 4 से 6 दफा पहले पकड़ा ना गया हो। अगर कोई DPO, अगर कोई SP कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, उसकी ईमानदारी का सिला नीचे आवाम तक नहीं पहुँच रहा, उसका कोई फायदा नहीं है आवाम को, उसकी ईमानदारी अपने घर ले जाए। फिर वो एक बंदे के साथ कोई ज्यादती होती है, कोई वारदात हो जाती है उसके साथ, अब वो थाने जाता है, उसकी FIR नहीं करते। वी आर सेटिंग फॉर देम, ठीक है, डूइंग पुलिसिंग फॉर द पब्लिक। हम उनके लिए बैठे होते हैं, वो पेड फॉर इट। उनको चाहिए कि हमें थोड़ा सा तंग करें। फिर उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे SSP लाहौर अब्दुल गफ्फार कैसरानी साहब से। लाहौर के क्राइम रेट की जब हम बात करते हैं तो कराची के बाद लाहौर का पहला नंबर है जहां पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। लाहौर के क्राइम को किस तरह से कंट्रोल करना है और क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, इस पर मैं चाहती हूं कि हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कैसरानी साहब से। बहुत से सीनियर अफसरान मौजूद हैं, SSPs मौजूद हैं, उनके बावजूद कैसर साहब जो कि अब्दुल गफ्फार कैसरानी साहब हैं SSP इन्वेस्टिगेशन, उनको यहाँ पर क्यों तैनात किया गया है, स्पेशली तौर पर क्यों लाया गया है और क्या स्पेशलिटी है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। शेख उमर फार्मूले से बहुत से लोग नाला हैं, बहुत से लोग इस पर खुश हैं। आइए मेरे साथ। अब्दुल गफ्फार कैसरानी साहब, सबसे पहले तो टाइम देने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक ऐसा टास्क आपको दिया गया है जो बड़ा चैलेंजेबल है। कराची के बाद जब हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में दुश्मनदारी भी है, मुख्तलिफ माफियाज भी हैं, तो कैसा फील हो रहा है, सबसे पहले तो ये बताएं। डेफिनेटली आपने ठीक कहा है कि लाहौर कराची के बाद सबसे बड़ा हमारा सिटी सेंटर है पाकिस्तान के अंदर, और अकॉर्डिंगली क्राइम रेशो भी यहाँ पे बाकी शहरों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। इससे बढ़ के ये है कि हमारे पास, चूँकि मैं SSP इन्वेस्टिगेशन हूँ, तो इन्वेस्टिगेशन में कंपैरेटिवली रिसोर्सेज मज़ीद कम है एज़ कम्पेयर टू ऑपरेशन ब्रांच। ऑपरेशन वालों ने, आपको पता है कि उन्होंने प्रिवेंटिव साइड को कवर करना होता है, हमने डिडक्शन साइड को कवर करना होता है। लेकिन जब FIR दर्ज हो जाती है, उसके बाद FIR दर्ज होने से लेके चलान मुकम्मल भेजने तक, अदालत में, कोर्ट में जमा करवाने तक, ये सारी रिस्पांसिबिलिटी हमारे पास होती है। बिल्कुल तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ह्यूज टास्क है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें इसको फाइनलाइज भी कराएं केसेस को, और साथ साथ मेरिट के ऊपर इनको फाइनलाइज करें ताकि किसी से नाइंसाफी ना हो। आप ये समझते हैं कि अब जितना बजट है जो आप लोगों को मिलता है वो काफ़ी है, और जहाँ पर हम 302 की बात करते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन में कितना पैसा लगता है? देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जो तफ्तीश है, ये बड़ा महंगा काम है। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है, कत्ल के एक केस में तो 30,000 रुपये से लेके 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा होता है तफ्तीश का। आपको पता है उसमें नक्शा मौका बनवाना पड़ता है, मुल्ज़मान को अरेस्ट करना है। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, यहाँ पे काफ़ी सारे मुल्ज़मान ऐसे होते हैं जिनके पीछे लवाहिकीन खाना देने भी नहीं आते। जो 14 दिन हमारे पास रिमांड पे एक बंदा रहता है और 14 दिन अगर उसको खाना देने भी नहीं आया तो ज़ाहिर हमने उसको भूख से नहीं मारना, हमने उसको दाल रोटी जो होती है वो उसको देनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। इवन वो दाल रोटी भी हमारे तफ्तीशी के जिम्मे होती है, लोगों को इस बात का कंसेप्ट भी नहीं है। ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि लाहौर में जो कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का बजट है पिछले साल का 2019 का, वो टोटल 9 से 10 करोड़ के बीच में है। ठीक है। लेकिन हमारे जो नंबर ऑफ केसेस हैं लाहौर में, वो 1,25,000 केसेस हैं एक साल में। ठीक है। आप ये केसेस आप 302 की बात कर रहे हैं? टोटल केसेस की टोटल केसेस खर्चा सब पे होता है, ये नहीं कि 302 पे होता है, बाकी केसेस पे खर्चा होता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारे 1,25,000, 30,000 साल के केस हैं और हमारे पास बजट है 10 करोड़ रुपया, तो आप 10 करोड़ को डिवाइड करें 1,25,000 रुपये, तो पर केस 700 रुपये से ऊपर नहीं बनता। तो एक 700 रुपये के ऊपर तफ्तीश करना एक तफ्तीशी के लिए, बाद मुल्ज़मान को भी खाना देना है, खुद भी खाना खाना है, रेड भी करना है, कराची भी जाना है, शेखोपुरा मुल्ज़म पकड़ने जाना है, फैसलाबाद भी जाना है। यानी हमने ये एक्सक्यूज़ बहाना नहीं बनाना पब्लिक के साथ या मुदई के साथ, चूँकि आपका मुल्ज़म कराची बैठा हुआ है या शेखोपुरा बैठा हुआ है तो उस पर बड़ा खर्चा आता है, हम उसको नहीं पकड़ सकते, ऐसी बात नहीं होती, हमने मुल्ज़म पकड़ना होता है। लाहौर के क्राइम की हम जब बात करते हैं तो वो है मनशियात। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बड़ी इजीली बच्चों को अवेलेबल होती हैं। इसके बाद जब हम कत्ल की वारदात देखते हैं बहुत ज़्यादा है, और सबसे बढ़कर बदकिस्मती हम सब की ये है कि ज़्यादती के केस बहुत बढ़ गए बच्चियों के साथ खसूसी तौर पर। तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई है? असल में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका लोगों को प्रॉपर कंसेप्ट उसके बारे में नहीं है। मसलन हमारे बारे में ये कहा जाता है पुलिस के बारे में कि पुलिस को तमाम मंशियात फरोशों के बारे में इल्म होता है। ये बात टोटल गलत भी नहीं है। काफ़ी हद तक हमारे आईओ को, हमारे SHO को इस चीज़ के बारे में पता होता है कि उसके इलाके में कौन सा बंदा मंशियात बेच रहा है। ठीक है। लेकिन एक बात जिसका नहीं पता होता वो ये है कि जो एक मंशियात बेचने वाला बंदा है
उसको पुलिस ने पकड़ा है और उसका चालान किया है, वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद फिर बाहर आ जाता है, फिर बाहर आ जाता है। वो क्या करता है, वो कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करता है कि उसका पकड़े जाने पे जेल में वकील के पास खर्चा कितना हुआ है। मनशियात फरोश, मनशियात मतलब हर मुलजिम, लाहौर में हार्डली कोई ऐसा मनशियात फरोश होगा जो 4 से 6 दफ़ा पहले पकड़ा ना गया हो। ठीक है। होता ये है कि जो डिमांड एंड सप्लाई होती है कि एक मनशियात फरोश पकड़ा जाता है, जेल में जाता है, पीछे उसका ना बेटा काम करना शुरू कर देता है। ठीक है। बेटा उसका हम पकड़ लेते हैं, उसकी बीवी काम करना शुरू कर देती है। बीवी को पकड़ते हैं, पीछे बेटी उसका काम करना शुरू कर देती है। लोगों को अंदाजा नहीं है इस चीज़ का। यहाँ पूरे के पूरे घराने इन्वॉल्व हैं, बच्चियाँ, बिल्कुल एक गैंग है, पूरा गैंग, माफिया है। तो आप अच्छा फिर अगेन मसला ये होता है कि आप उस औरत, उसकी बीवी जो काम कर रही होती है, आप उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन अगेन जो औरत है, आपको पता है, उसको फिर थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है अदालत के अंदर भी, उसकी बेल जल्दी हो जाती है, वापस आके फिर वो दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं। तो इशू ये है कि इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि इतनी बार पकड़ने के बावजूद भी, इतने पर्चे देने के बावजूद भी, जेल भेजने के बावजूद वो काम नहीं छोड़ रहा, तो उसको या तो कोई सेंटेंस, उसकी जो जेल की सेंटेंस है, जो उसकी जिसको कहें पनिशमेंट है, वो बढ़ाने की जरूरत है या कुछ और करने की जरूरत, पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे सवाल ये है कि मेरा एक घर है, आपका एक घर है, हम जब तक अपने घर के अंदर किसी को एंटर होने की इजाजत नहीं देंगे, कोई नहीं आ सकता। दरवाजा खोलेंगे तो कोई अंदर आएगा। अब एक SHO है, उसके इलाके में मनशियात कैसे बिक जाती है जब उसको मालूम भी हो या मालूम ना भी हो, क्योंकि जो इलाका होता है वो उसका घर होता है। मैं आपको फिर कहूँगा कि आप एक केस स्टडी के तौर पे एक फैमिली ले लें जो पिछले 10 साल से ये काम कर रही है किसी SHO के इलाके में। आप उनको जाके किसी दिन, बल्कि आप टेस्ट केस के तौर पे उसका उनको जाके इंटरव्यू कर लें। आप उनसे पूछें आप कितनी दफा पकड़े गए, तो आपको बताएंगे हम 10 बार 20 बार। बिल्कुल ऐसा है, हमारे ऊपर पर्चे हुए हैं, ऐसा है, 9C के पर्चे हुए हैं, किलो 2-2 किलो रिकवर हुए मनशियात उनसे, वो जेल गए हैं, वापस आके फिर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी हमारा फर्ज बनता है पुलिस का, हम ये एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि हमने 10 दफा पकड़ा है फिर काम शुरू कर दिया कि हम उसको दोबारा 11वीं दफा नहीं पकड़ेंगे, लेकिन हमें फिर भी पकड़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, उसको अदालत से मैक्सिमम सजा दिलवानी चाहिए ताकि वो 12वीं दफा फिर ना पकड़ा जाए और काम छोड़ दे। आप इस हवाले से क्या जानते हैं? 302 का केस है या किसी भी किस्म का कोई केस है, कोई FIR है, उसमें जब मुल्जिमान के नाम नामजद किए जाते हैं, जो एक शख्स ने कार्रवाई डाली होती है उसका तो नाम लगा देते हैं, उसके साथ 3-4 और भी अपनी दुश्मनीदारी होती है, उसको भुगताने के लिए नाम मेंशन करवा दिए जाते हैं। फिर डिमांड ये की जाती है कि इन चारों को क्यों नहीं उठाया और इनकी जरा परेड क्यों नहीं लगाई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। और इसमें यह है कि मैंने अपने जो प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है पुलिस सर्विस का पिछले 17-18 साल के अंदर, मैंने हार्डली कोई एक आध FIR देखी हो कत्ल की जिसमें जितने मुल्जिम हों उतने ही डाले गए हों। आप अगर 2 मुल्जिम है उसमें 4 डाले गए हैं, जिसमें 4 मुल्जिम है उसमें 6 डाले गए हैं। होता यह है कि वो जो मुल्जिमान के अजीज रिश्तेदार होते हैं, करीबी, जो उनके अर्निंग हैंड्स होते हैं, जो उनको सपोर्ट करने वाले होते हैं, आप उनको भी डाल देते हैं। अब होता क्या है कि अगर 2 मुल्जिम हैं उसके अंदर आपने 6 बंदे मुद्दई ने डाल दिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मुद्दई ने खुद झूठ बोल के जो है ना वो FIR स्टार्ट की है, जिसकी यानी वो इंसाफ लेना चाह रहा है, उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके साथ जुल्म हुआ है, उसका बंदा कत्ल हुआ है, वो उस जुल्म में इंसाफ लेने के लिए अपनी इब्तिदा झूठ से कर रहा है कि 4 बंदे उसमें इजाफी डाल। लेकिन मुद्दई का ये भी कहना है कि हमारी फिर सुनी भी नहीं जाती जब तक FIR भारी किस्म की ना हो। नहीं, ये बात गलत है। उसको पता नहीं कौन पट्टी पढ़ाता है, कोई वकील पट्टी पढ़ाता है, कौन पट्टी पढ़ाता है। मेरा पॉइंट ये है कि जब वो मुद्दई साहब जिसके साथ जुल्म हुआ है वो खुद अपने इंसाफ लेने की इब्तिदा झूठ से कर रहा है, तब असल में होता ये है कि जो 4 बंदे आपने इजाफी डाले हैं, 2 बंदे इजाफी डाले हैं, सारी सियासत, सारी पुलिस के ऊपर इंटरफेरेंस, सारी इंक्वायरीज, पुलिस का टाइम वेस्ट होता है, लोग फोन करते हैं, मुदाखलत करते हैं कि ये बंदे बेगुनाह हैं, और फिर बाज़ औक़ात ये भी कंप्लेंट आती है कि पुलिस पैसे डिमांड कर रही है उन बंदों को बेगुनाह करने के। पुलिस कभी कत्ल के केस में बेगुनाह बंदे को चलान नहीं करती। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके जितने मुल्जिम हैं, मुद्दई साहब उसमें उतने ही बंदे डाल दे, पुलिस का काम आसान हो जाएगा, पुलिस का टाइम बच जाएगा। उसमें पुलिस के अंदर जो इंटरफेरेंस है, जो तमाम चौधरी होते हैं, आपको पता है, सिफारिशें करने वाले, बेसिकली वो किसी गुनाहगार बंदे की सिफारिश नहीं करते। बाय एंड लार्ज वही 2-3 बंदे जो बेगुनाह होते हैं उनकी बात हो रही होती है। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मुद्दई है, हमारा जो सिटीजन है, वो थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। उसको चाहिए कि वो एक इंसाफ से काम ले और अपने बंदे वो लिखवाए जितने उसके मुल्जिम बनते हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि हमारा काम निस्बतन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इस 1 से 1.5 माह के अंदर आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं?
इसमें जी 2-3 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक तो हमारा ख़ास तौर पे अगले दिन आपने सुना होगा कि एंटी कार लिफ्टिंग सेल था हमारा, जो है जहाँ पे काम कर रहा है, उसके अंदर हमने 1.5 महीने 2 महीने के अंदर कम से कम 550 से ऊपर हमने गाड़ियाँ बरामद की हैं। उसमें 464 मोटरसाइकिल थे जो करोड़ों की मालियत की होंगी। 7 करोड़ से मालियत का सामान था जो हमने रिकवर करा के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो हमारे ओनर्स से उनके हवाले किया है। जी, एक शहरी उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, वो थाने के चक्कर लगा लगा के थक गया है, अब वो चाह रहा है कि कोई बड़ा बंदा उसकी मसला सुन ले, उसकी कहानी सुन ले और फिर उसको इंसाफ दिला दे। क्या वो डायरेक्ट आपके पास आ सकता है? बिल्कुल। और अगर आ सकता है तो कैसे, बता दें। देखिए जी, बिल्कुल आपने अगेन अच्छा क्वेश्चन किया है और लोगों के लिए भी, शहरियों के लिए भी मेरी रिक्वेस्ट ये है, मिसाल के तौर पर एक बंदे का मोटरसाइकिल चोरी होता है, ओके, एक बंदे के साथ कोई ज्यादती होती है, कोई वारदात हो जाती है उसके साथ, या कोई शहरी उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, उसको जख्मी कर देता है, अब वो थाने जाता है, उसकी FIR नहीं करती या FIR करती है तो उसका मुलजिम नहीं पकड़ा जाता। अब होता ये है कि वो जो शहरी है वो 3-4 दफा थाने का चक्कर लगाता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता, उसका बंदा नहीं पकड़ा जाता, उसकी FIR नहीं होती। मेरा जाती ख्याल है उसके बाद चाहिए उसको DSP के पास जाना चाहिए या SP के पास जाना चाहिए। ठीक है, अगर DSP और SP बात नहीं सुन रहे तो ये मैं शहरियों के अवेयरनेस के लिए बात कर रहा हूँ। और आपने अगेन आई एम थैंकफुल कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं ये कहता हूँ उसको हमारे दरवाजे पे जरूर आना चाहिए। ये मैं लोगों को अवेयरनेस, उनका राइट बता रहा हूँ। ओके, वी आर सेटिंग फॉर देम, ठीक है, डूइंग पुलिसिंग फॉर द पब्लिक। हम उनके लिए बैठे होते हैं, वो पेड फॉर इट। ओके, उनको चाहिए कि हमें थोड़ा सा तंग करें फिर। अच्छा, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, उनका फर्ज बनता है, हमारा वेरी नाइस। उनको चाहिए कि हमें फिर ना बैठने दें स्कूल, थोड़ा सा झंझोड़े, हमें आके बताएं कि फलाने थाने में पर्चा करवाया है, आपका तफ्तीशी ये पैसे डिमांड कर रहा है, ठीक है, आपका DSP ये गलत फैसला कर रहा है कि सर हम आपके पास आए हैं, आप हमारी इसमें हेल्प करें, दादरसी करें, तो मैं ये आपको यकीन से कहता हूँ काफी हद तक फर्क पड़ जाता है उससे। ठीक है, उससे फायदा ये होता है कि हमारे IO को पता होता है, हमारे SHO को पता होता है कि हमारे जो SSP साहब बैठे हैं वो बात सुनते हैं लोगों की। एक गुजारिश करना चाहूंगी आपसे, एक ऐसा शहरी जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक ऐसा शख्स जिसको पुलिस खाते का, पुलिस लाइन का अंदाजा नहीं है किसी भी किस्म का, कि कोई एक ऐसी छोटी सी मुहिम चला लें, कोई पम्फलेट्स ऐसे छपवा लें, कोई बैनर्स ऐसे छपवा लें, बहुत काम करती है पुलिस, नो डाउट कामयाब कार्रवाइयां करती है, जिस पर आपका नंबर मेंशन हो, या नंबर नहीं है तो एटलीस्ट ये सारे का सारा तरीका दर्ज हो, जिससे आम शहरी जो है वो इजीली आप तक पहुंच सके, रोए ना, धक्के ना खाए। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि हमारा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है इस चीज का, जो आप कह रहे हैं कि परसेप्शन ऐसी खराब है। हाँ। वो ये समझते हैं कि थाने वाला अगर नहीं मिल रहा तो SSP भी नहीं मिलेगा आपसे, तो ये परसेप्शन है, हमें उसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है। दूसरा, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे, बेसिक जो इंसाफ है वो थाने लेवल पे होना चाहिए। हमारे पास इंसाफ नहीं, इंसाफ वहाँ होना चाहिए। उसके लिए ये है कि जब लोग हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे तो IO को पता होगा, SHO को पता होगा कि SSP साहब लोगों की बात सुन रहे हैं, तो आगे मसले वो खुद लोगों हमने काम करना है। और आखिरी बात ये, जहाँ तक नंबर देने की बात है, मैं इस तजवीज़ से काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ, और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ मैं DPO रहा हूँ, जहाँ मैं ASP रहा हूँ, ये मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी किया, मैंने अपने नंबर बिल्कुल किया, मैंने किया है। लेकिन उसको समटाइम्स अगेन आपको पता है पाकिस्तान में ये एक कल्चर है कि हर फैसिलिटी का मिसयूज होता है। ठीक है, आपने 1.5 की सर्विस दी है, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 1.5 में लाहौर में फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 10,000 कॉल्स पर डे आती हैं, उसमें से 9,500 कॉल बोगस होती है। बिल्कुल ठीक है। तो लोग ये करते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये इशू है कि हर सर्विस का, जिसको कहते हैं ना कि मिस यूज ऑफ सर्विस, या आप फैसिलिटी दे रहे हैं, आप उस फैसिलिटी का मिस यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगेन ये भी एक फैसिलिटी है कि मैं अपना पर्सनल नंबर किसी को दे दूँ और मैं चाहूँ कि लोग किसी से ज्यादा जुल्म हो रहा है वो मेरे तक कंटेक्ट, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन उसका ये होता है कि लोग, कई ऐसे भाई भी होते हैं जो रात को 12 बजे उठ के मिस कॉल मारना शुरू करते हैं, बिल्कुल, तो आपके लिए बड़ा फारिग लोग भी बहुत से होते हैं। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा सिस्टम इनको दें। शेख उमर फार्मूले से कुछ लोग बड़े राजी हैं और कुछ लोग बड़े नाला हैं, कुछ लोग डरते भी हैं और कुछ लोग कहते हैं कोई इशू नहीं है, हो जाएंगे मामला ठीक। आपको स्पेशली तौर पर यहाँ पर लाया गया है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। हमेशा मेरिट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको तैनात किया जाता है, क्या स्पेशलिटी है आपकी? मेरे अंदर तो कुछ भी ऐसा नहीं है और मैं समझता हूँ कि कोई ख़ास ऐसी बात भी नहीं है, और लेकिन सिर्फ ये है कि मेरी नीयत, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी नीयत को अच्छा रखूँ, और नीयत ये है कि मैं ना कोई ताल्लुकात बनाने यहाँ पे आया हूँ, ना मुझे ताल्लुकात का शौक़ है। ये मेरे पुराने दोस्त हैं, जो हल्का हबाब है वो बहुत अच्छा है, मेरे लिए काफ़ी होता है। मेरा सिंपल इंटरेस्ट ये है कि मैं दिन में अगर 2 बंदों का, 4 बंदों के साथ इंसाफ कर दूँ, उनके जो आते हैं रोते उनके आंसू पूछ लूँ, इससे बढ़, जहाँ तक आपने शेख उमर साहब फार्मूले की बात की है, मैं उसको एक अपने अंदाज
से पेश करता हूँ। बताएं। वो ये है कि मैं समझता हूँ अगर कोई DPO, अगर कोई SP और SSP वो कहता है कि मैं ईमानदार हूँ और मैं पैसे नहीं लेता और उसकी ईमानदारी का सिला नीचे आवाम तक नहीं पहुँच रहा, और अगर उसका नीचे IO और SHO शुक्र बेमहार है, वो डकैतियाँ कर रहा है खुद, और वो ये नहीं सोचता कि उसका SSP ईमानदार है और वो मुझे सजा देगा, अगर उसका डर और खौफ एक IO तक SHO तक नहीं है गलत काम करते हुए, मेरा ख्याल है वो ईमानदार जो SSP या DAG ही इज गुड फॉर नथिंग, उसका कोई फायदा नहीं है आवाम को, उसकी ईमानदारी अपने घर ले जाए फिर वो। मेरा पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि ईमानदारी के साथ साथ आपको एफिशिएंट भी होना चाहिए, लोगों की सर्विस डिलीवरी भी करनी चाहिए। जो अच्छा अफसर जो अगर आप मेरे से पूछते हैं वो कौन होता है, किसको होना चाहिए, मेरा ख्याल है जो शरीफ शहरी है वो घर में रात को इस बात का एहसास हो, दिल में एक फीलिंग आ जाए, प्रैक्टिकली हो भी ना हो या ना हो, कम से कम उसको ये बताओ कि मेरा SSP, मेरा DPO, मेरा SP, मेरे इलाके का SP अगर मेरे साथ कुछ जुल्म और ज्यादती होती है कल को मेरे साथ खड़ा होगा। बिल्कुल ठीक ये है। फीलिंग उसके दिल में आ जाए, और ऑन द अदर हैंड एक बदमाश चोर चक्का आदमी है, गुंडा है, डाकू है, उसके दिल में ये फीलिंग आ जाए अगर ये बात SSP तक या DPO तक पहुंच गई, मेरी वारदात के बारे में ये बात, तो मुझे SSP और DPO छोड़ेगा नहीं। मेरे ख्याल ये दो फीलिंग्स अच्छे लोगों के दिल में एक तमानियत, एहसास, और बुरे आदमी के दिल में डर, और साथ हमारी जो पुलिस फोर्स है उसके दिल में ये हो गया तो फिर आपने अपना फर्ज हमारी निभा दिया। डूइंग अगर पहुंच जाए, गलत काम हमारा SSP तक पहुंच जाएगा, ठीक है, तो हमें हमारी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर तरीके से होगी। ठीक है, सिंपल इतनी सी बात है, वो एक अच्छा अफसर। लोकेटर से क्या मुराद है? लोकेटर से मुराद ये है कि जी शहरियों को, आप जो बुरे लोग हैं उन तक भी ये बात पहुंचेगी, खैर जो क्रिमिनल्स हैं हमारे, उनमें ये होता है कि हम किसी भी मोबाइल नंबर को मसलन आपके पास या मेरे पास मोबाइल नंबर है, वो ट्रैकर के ज़रिए अगर आप मिसाल के तौर पे बदामी बाग से ट्रैकर को लेके चलें, वो ट्रैकर उसको ला के मेरे दरवाजे पे खड़ा कर लेगा कि भाईजान अंदर बैठे हुए हैं, तो ये ट्रैकर बिल्कुल ठीक है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल गफ्फार कैसरानी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।